टेबल में लेफ्ट हैंड साइड है, सबसे बड़े हैं, साइज सबसे बड़ा है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है। तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, दैट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 का साइज बड़ा है, ग्रुप 2 का साइज थोड़ा सा उससे छोटा है। आयनाइजेशन एनर्जी इनकी बहुत कम है क्योंकि साइज बड़ा है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है, मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है क्योंकि टॉप से बॉटम बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनके आयंस डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस होते हैं। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज कल स्टार्ट की थी कि एयर से रिएक्शन करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन एयर में कंबशन करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड ही बनाएगा, लेकिन सोडियम परऑक्साइड और हेवी मेंबर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेसिकली एक कंसेप्ट है जो बार बार हम लगाएंगे, हैवियर एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय हैवियर कैटाइन। जो बड़े एनाइंस होते हैं ना, जिनका साइज बड़ा है, जैसे कार्बोनेट CO3-2, नाइट्रेट NO3-, सल्फेट SO4-2, तो ये जो बड़े एनाइंस हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय बिगर कैटाइन। तो इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा, आगे तक के लिए याद रखिएगा। क्या बिगर एनाइंस, बिगर एनाइंस are stabilized by by bigger cations। ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, बिगर एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय बिगर कैटाइंस। तो जो बड़े एनाइंस हैं वो बड़े कैटाइन से स्टेबलाइज होते हैं। ये पॉइंट आज भी कई बार बीच में आएगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का है कार्बोनेट, नाइट्रेट, इन सब में हम यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला पॉइंट आपके लिए आज का हुआ, इसे आप ध्यान रखेंगे, बिगर एनाइंस स्टेबलाइज बाय बिगर कैटाइन। ये हम 2-3 बार आज यूज करेंगे लेक्चर में। ओके ओके, नाउ द केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कल जो थोड़ा बहुत पढ़ा था कि एयर के साथ रिएक्शन हुई, फिर वाटर से रिएक्शन हुई, ये वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, अपने हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन निकाल देते हैं। देन वाटर के बाद हमने हेलोजन से रिएक्शन की, हेलाइड बना लेते हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और फजान रूल्स के हिसाब से हमने देख लिया था कौन आयनिक है, कौन कोवलेंट है। अमोनिया गैस से अगर रिएक्शन होगी तो NaNH2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन अगर लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन, इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो लिक्विड अमोनिया से सोल्यूशन डीप ब्लू कलर का होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होगा। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं और वही कंसंट्रेट करते जाएंगे तो ब्लू कलर ब्राउन ब्रॉन्ज में चेंज होने लगेगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आज हमें इनके कंपाउंड्स को स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, आज हमें जो स्टार्ट करना है वो इन्हीं जो हमने कल केमिकल कंपाउंड्स या रिएक्टिविटी पढ़ी है उसमें जो इनके कंपाउंड बनेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर कंपाउंड। एल्कली मेटल के कंपाउंड्स बनेंगे, जैसे ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड के कंपाउंड है, या एल्कली मेटल के हैलाइड हैं, और ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हैलाइड एंड ऑक्सोसॉल्ट। तो ये 3 हेडिंग्स हमारी आज की मेन है जो हमें एक एक करके पढ़नी है। तो हम पढ़ रहे हैं आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1। ठीक है, एस ब्लॉक तो नहीं, ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स के कंपाउंड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें बेटा सबसे पहला है हमारा ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। तो ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने। हमने कल पढ़ लिया था ये ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड बनते कैसे हैं। तो एल्कली मेटल की एयर से रिएक्शन करेंगे, लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, नाइट्राइड भी बनाएगा कंबशन में, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा और बाकी मेंबर सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। रीजन, ऑक्साइड का आयन छोटा होता है, परऑक्साइड बड़ा होता है, सुपर ऑक्साइड और हैवी कह लीजिए या और ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट है उसमें। और इसीलिए ये वाला पॉइंट लगा, कौन सा पॉइंट लगा कि हैवियर एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय हैवियर कैटाइन। इसलिए सुपर ऑक्साइड जो हैं वो स्टेबलाइज होते हैं पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नीचे के मेंबर से, जबकि पर ऑक्साइड सोडियम का होता है और लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज फॉर्म ओनली ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछते हैं टीचर्स यूजुअली कि व्हाई लिथियम डू नॉट फॉर्म पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो उसका आंसर है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ लिथियम इट कांट फॉर्म पर और सुपर ऑक्साइड, as heavier anions are stabilized by heavier cation and oxide, peroxide and superoxide are heavier anions, therefore they are stabilized by heavier cation यानी पोटेशियम, रुबिडियम। और इन ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी
इनकी वाटर से रिएक्टिविटी, ये हमें पढ़ना है। तो लिथियम का अगर आप ऑक्साइड पानी से रिएक्ट करेंगे बेटा तो ये बन जाएगा लिथियम का हाइड्रो ऑक्साइड, वॉट एवर द बैलेंसिंग ये हो जाएगी। देन सोडियम का पर ऑक्साइड, एनी पर ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विद वाटर, जैसे सोडियम पर ऑक्साइड है या और कोई पर ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करेंगे तो वो अपने हाइड्रो ऑक्साइड में जाएगा। और बेटा यहां क्योंकि ये पर ऑक्साइड है तो एक पर ऑक्साइड बना देगा, दैट इज H2O2 बन जाएगा और साथ में H2O2 बन जाएगा ओनली। ठीक है, तो लिथियम का जो पर ऑक्साइड था वो पर ऑक्साइड, ओके, लिथियम का सॉरी ऑक्साइड जो था वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पर ऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो पर ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2O2 बनेगा। ठीक है, खाली H2O2। और जो सुपर ऑक्साइड होंगे जैसे पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है, ये अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये अपने हाइड्रो ऑक्साइड में जाएगा, ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा और साथ में बनाएगा पर ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज पर ऑक्साइड H2O2। तो ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये बेटा इवन आईआईटी ने लास्ट ईयर एडवांस में आईआईटी के एडवांस में क्वेश्चन था कि किसकी हम रिएक्शन करेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस देगा। तो ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने पे हाइड्रो ऑक्साइड देते हैं, पर ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने पे पर ऑक्साइड H2O2 बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करने पे H2O2 के साथ साथ यानी पर ऑक्साइड के साथ साथ ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है हाइड्रो ऑक्साइड में और ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड में कि लिथियम के ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, पर ऑक्साइड्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 बनाएंगे। और सुपर ऑक्साइड वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे अपने और साथ में O2 गैस। ठीक है, नेक्स्ट एक बारी फिर मैं आपको एनसीईआरटी के 4 पॉइंट दिखा दूं। एनसीईआरटी में ऑक्साइड और परऑक्साइड के लिए क्या क्या कहा गया है? कंबशन इन एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फॉर्म्स मेनली ऑक्साइड Li2O प्लस सम परऑक्साइड, थोड़े बहुत सोडियम फॉर्म्स मेनली परऑक्साइड बट सम सुपर ऑक्साइड, एनसीईआरटी में लिखा है। वाइल पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, ये मेनली सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ प्योर कंपाउंड ऑक्साइड परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड, हम चाहें तो प्योर भी बना सकते हैं। आयनिक या सॉरी the increasing stability of these oxide, peroxide and superoxide as the size of metal increases is due to stabilization of large anions by large cations through lattice energy effect। तो मैंने आपको पहले ही कहा था आपको डायरेक्ट एक पॉइंट याद रखना है, आज बार बार आएगा। कौन सा पॉइंट बार बार आएगा बेटा? ये वाला पॉइंट कि large anions are stabilized by large cations, large anions are stabilized by लार्ज कैटाइन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि बड़े एनाइन बड़े कैटाइन से स्टेबलाइज होते हैं। बाद में इन्होंने ये 3 रिएक्शन दिखा दिए हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, जस्ट खाली इन्होंने अंतर सिर्फ इतना दिखाया है इन रिएक्शन में, दैट इज बेटा ये रिएक्शन में MOH ना लिख के M पॉजिटिव OH नेगेटिव लिख रहे हैं, मतलब आयनिक फॉर्म लिख रहे हैं, हम सीधा MOH यानी NaOH लिख देते हैं, दिस वन। ठीक है, फॉलोड बाई, ठीक है बेटा इन्होंने ये कलर वाला एजेंडा दिया है जो हमने कल समझा था, फिर एक बार ही बोल देते हैं। ऑक्साइड ऑक्टेट कंप्लीट है, कलरलेस है। परऑक्साइड O2-2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से कलरलेस है, लेकिन जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उनके ऊपर चार्ज होता है -1 O2-। और अगर आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में जिसे हम मजाक में मोटी कहते थे, अगर तुम्हें वो मोटी याद हो, वो मोटी क्या थी कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा और कलर्ड होगा। वही चीज यहां दे रखा है कि KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? द सुपर ऑक्साइड्स आर पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन π*2p अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये चीज है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इनके ऑक्साइड के बारे में। फिर एक पॉइंट लिख दिया, द हाइड्रो ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर। ठीक है, तो हाइड्रो ऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं? वाटर से रिएक्शन करते हैं। while all are crystalline white solid,
ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, पूरी केमिस्ट्री में ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, यानी इनसे इनकी वाटर में रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। तो बच्चों पहला पॉइंट आज का हमारा हुआ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। एक बार रिपीट करें, क्या हमने पढ़ा ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में? ये एयर से रिएक्ट करते हैं, एक्सेस ऑफ एयर में जब कंबशन करते हैं तो लिथियम ऑक्साइड ही बनाता है, सोडियम परऑक्साइड बनाता है, थोड़ा बहुत सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, और पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड मेनली। अब ये आईआईटी 2019 का एक क्वेश्चन था कि सोडियम को एयर से रिएक्ट करा क्या क्या बनेगा, और मोर देन वन का क्वेश्चन था। ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड और मोर देन वन में तीनों आंसर टिक कराए। जिस बच्चे ने तीनों आंसर टिक किए उसे ढंग से उसको फुल मार्क्स मिले थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी एक छोटे छोटे पॉइंट बीच में छुपा छुपा के दे देती है, और ऑब्वियसली एनसीईआरटी की लैंग्वेज मोस्ट टिपिकल है। ठीक है, ये तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों को बैठा के बनाई गई किताब। अभी आपको दिखाता हूँ, ये अंग्रेजी को स्पेशली यूज करते हैं कि बच्चा पढ़े तो उसकी आईक्यू और इंग्लिश का भी टेस्ट हो जाए। फिलहाल तो ये हमने ऑक्साइड में पढ़ा है अभी तक कि ये ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड होते हैं, और इनको जब पानी में घोलते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाते हैं। ऑक्साइड से सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनता है, परऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 बनता है, सुपर ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 के साथ O2 भी बनता है। ये भी याद रखना है। जब ये हाइड्रोक्साइड पानी में घोलते हैं तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए लिथियम में कुछ ज्यादा हीट निकलेगी, नीचे जाते समय कम हीट निकलेगी। एक कंसेप्ट मैं आपको और पढ़ा देता हूं आगे पढ़ाने से पहले, ये आगे कई जगह यूज होने वाला है, उसे सुनिए क्या है। अगर एक कैटाइन ए है और एक एनाइन बी है, ये कैटाइन एनाइन जब जुड़ेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा ए बी, या ये जो भी आयनिक बॉन्ड बना ये ए बी बना, और इस आयनिक बॉन्ड बनते समय एक हीट निकलती है, और जो हीट निकलती है उसे मैंने माइनस साइन से दिखाया है। इस एनर्जी का नाम जनरल भाषा में रख दिया गया है लैटिस एनर्जी या लैटिस एंथैल्पी। तो व्हाट इज लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी क्या है? कि जब भी आयन टकराए कंपाउंड बन गया लैटिस एनर्जी। अब ये जो लैटिस एनर्जी है इसकी वजह से ये रुके हुए हैं। अब इनको वाटर से इंटरेक्ट कराया, और वाटर से इंटरेक्ट करने के बाद ये अपने एसिड बेस या जिसमें भी चेंज होना है या घुलेंगे, सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे, कब ये सॉल्युबल होंगे कब ये नहीं होंगे। तो ये जो इनके बीच का इंटरेक्शन है ना, अगर आप ये इंटरेक्शन तोड़ पाए तो ये पानी में जाके घुलेंगे, और अगर आप इनका इंटरेक्शन नहीं तोड़ पाए तो ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो पानी एक एनर्जी लगा रहा है इन्हें घोलने के लिए, और वो जो एनर्जी पानी लगा रहा है उस एनर्जी का नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। आपको शायद याद आया हो, कल पढ़ा था हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस ए के चारों ओर वाटर आएगा, एक्वस हो जाएगा, ऐसे ही बी के चारों ओर वाटर आएगा, यानी ये जब ये ए है, इसके चारों ओर वाटर आया तो एक हीट निकलती है, इस आयन का वाटर से इंटरेक्शन होना हाइड्रेशन एंथैल्पी। ऐसे ही जो बी एटम है उसके चारों ओर जब वाटर आएगा तो भी हीट निकलेगी, वो भी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। और अगर इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का सम है वो इस लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर गया, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ओवरकम कर गई लैटिस एनर्जी को, तो सोच के बोलो तो क्या होगा बेटा? जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर गई तो वो इन्हें अलग करने में कामयाब हो जाएगी, यानी इसे डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन में चीजें सॉल्युबल हो जाएंगी। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाई तो वो चीज सॉल्युबल नहीं होगी। तो एक सिंपल सा फंडामेंट है, उसे फिर सोच के देखिए बेटा, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्या बताया जा रहा है। आप एक सिंपल, इसको छोड़ो, एक जनरल एग्जाम्पल को सोचो। ठीक है, वॉट एवर, आप बाजार गए, आपने कोई सामान खरीद लिया, लेट सपोज आप एक पेन ही खरीद के ले आए हो, इज इट क्लियर? ये आपने पेन खरीद लिया है, चलो 2 पेन खरीद लिए, ठीक है, ये 2 पेन आपने खरीद, लेट सपोज ये पेन ए है, ये बी है, वॉट एवर, और इस ए पेन को खरीदने में आपने कुछ पैसे लगाए होंगे जो तुम लगते नहीं हो शक्ल से, तो खरीदा ही होगा, है ना, और बी को भी खरीदा ही होगा। लेट सपोज आपने अपनी पॉकेट मनी से जो भी खरीदा, ये 10 लाख का पेन खरीदा था, इज इट क्लियर? और ये वाला पेन लेट सपोज 5 करोड़ का खरीदा है, ठीक है, 2 पेन लिया है, एक 10 लाख का खरीद के लाया, एक 5 करोड़ का पॉकेट मनी में भी ले आए, डन, क्लियर है?
अब ये और ये आपसे जुड़ गए हैं इस खर्चे की वजह। इज इट क्लियर? ये पेन खरीदने में आपने खर्चा किया। अब एक कोई दूसरा प्राणी आता है, वो कहता भाई तेरे पेन मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, पेन मुझे दे दे। इज इट क्लियर? अगर वो कह रहा है हमें यही पेन चाहिए, मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि तुमने खर्चा किया। लेकिन वो 10 लाख रुपए वाले पेन के तुम्हें 1 लाख रुपए देने को तैयार है। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 10 लाख का तो तुम ही ने खरीदा, 1 लाख में कैसे बेच देंगे? पागल थोड़ी। इज इट क्लियर? अगर वो इसके 11 लाख दे तो ऑब्वियस सी बात है, तुम ये कभी नहीं कहोगे मैंने उस दुकान से खरीदा। तुम कहो ले लो भाई, तुम भी अपने हो, तुम्हारे लिए। चलो 10 लाख रुपए का खरीदा, 11 में बिक गया, काम हो गया। इज इट क्लियर? ये तो यही वाला काम केमिस्ट्री में हो रहा है। क्या काम हो रहा है? ये एटम एक दूसरा एटम, इनके बीच में बॉन्ड आयनिक बन चुका है, एक हीट निकल चुकी है, एक एनर्जी लॉस हो चुकी है। और अगर वही एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी इन्हें दी जाए तो ये फिर से अलग हो जाएंगे, ये एटम अलग किए जा सकते हैं। तो कौन सी एनर्जी लगेगी? हाइड्रेशन एनर्जी। और हाइड्रेशन एनर्जी अगर इनमें जो लैटिस एनर्जी निकली उससे ज्यादा हो तभी इनको अलग कर पाएगी। तो अगली बार के लिए आप एक चीज ध्यान रखिए, आपसे कई बार हम क्वेश्चन ऐसे कहेंगे कि भाई NaCl है, ये पानी में घुल गया है, जबकि कोई और नाम ले लिया, लाइक LiCl ले लिया, कि ये LiCl नहीं घुला। भाई क्यों? तो आपका पहला आंसर ये होना चाहिए कि ये जो NaCl है, इनका साइज Na और Cl का बड़ा बड़ा था, और इसलिए इनकी जो लैटिस एनर्जी थी बहुत कम थी। और लैटिस एनर्जी कम थी, इतनी कम थी कि हाइड्रेशन एनर्जी से ओवरकम कर गई। हाइड्रेशन ओवरकम कर गई, ये घुल गए। और अगर दिया है, उन्होंने कहा भाई LiCl नहीं घुल रहा, जबकि इसकी तो साइज छोटा है तो हाइड्रेशन ज्यादा होगी। ये हाइड्रेशन ज्यादा है फिर भी नहीं घुल रहा, क्यों? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? तो अब आपका आंसर होगा हाइड्रेशन भले ही ज्यादा है, लेकिन ध्यान से देखो बहुत छोटा साइज है, लैटिस तो और भी ज्यादा है। कॉमन सेंस लगा के आंसर करना है आपको कि जब भी कोई चीज नहीं घुल रही है तो उसमें हाइड्रेशन कम है और लैटिस बहुत ज्यादा है। जब चीज कोई आसानी से घुल रही है, इजिली डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में लैटिस भले ही तुम्हें कितनी ज्यादा दिखे तो आपको कहना है हाँ ठीक है लैटिस ज्यादा है, हाइड्रेशन उससे भी ज्यादा है, और हाइड्रेशन लैटिस को ओवरकम कर रही है इसलिए डिसॉल्व हो रहा है, और जहां जहां ओवरकम नहीं करेगी वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है सबको? बोलिए बच्चों, क्लियर है तो 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है तो फिर बताते। बोलिए। वेरी गुड। श्रेया, संजना, 2-3 बच्चों को क्लियर हुआ है, बाकी जग रहे। नहीं, इक्वल का कोई सेंस नहीं होना, ये केमिस्ट्री चल रही है, कोई गेम थोड़ी चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। एग्जैक्टली इक्वल अगर कभी बाई चांस आए तो हम कहते हैं ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों साथ में। अब अगर हीट करोगे मेल्ट हो जाएगा, कूल करोगे तो सॉलिड हो जाएगा, मतलब उस समय तो दोनों ही है। तो इसलिए अगर लैटिस और हाइड्रेशन बराबर है तो ठीक है। तो बेटा लिथियम के कंपाउंड यूजुअली कोवलेंट होते हैं, और कोवलेंट कंपाउंड पानी में नहीं घुलते हैं। आपको मालूम है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक कंपाउंड ही पानी में घुलते हैं और कोवलेंट नहीं घुलते। तो जब भी आप लिथियम के कंपाउंड कहेंगे नहीं घुल रहे, तो हम कहेंगे भैया लैटिस बहुत ज्यादा है इसलिए नहीं घुल रहे, ठीक है। तो लिथियम क्लोराइड पानी में कम घुलता है। चलिए अगली हेडिंग में देखते हैं। अगली हेडिंग है हमारी हैलाइड। हैलाइड ऑब्वियसली हेलोजन से रिएक्ट करेंगे, हैलाइड बनेंगे। और जो हैलाइड बनते हैं तो हीट निकलती है। तो फ्लोराइड बनते हैं तो हीट निकलेगी, क्लोराइड बनेंगे तो हीट निकलेगी, लेकिन रिवर्स नेचर है हीट ऑफ फॉर्मेशन, या थर्मोडायनेमिक्स जिस बच्चे ने पढ़ा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कि कोई एलिमेंट M है, वो M एलिमेंट किसी हेलोजन से रिएक्ट कर रहा है बच्चों, और ये MX बना ले रहा है। और अगर आपको याद आ गया हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब 1 मोल बनना चाहिए, तो 1 मोल कंपाउंड बनेगा और हीट निकलेगी, इसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। 1 मोल कंपाउंड बने अपने एलिमेंट से, बने नेटिव स्टेट से, तो जो एंथैल्पी निकलती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इनका फॉर्मेशन हमेशा नेगेटिव है, यानी हीट निकलती है। लेकिन जो फ्लोराइड्स हैं उसमें टॉप से बॉटम जाते हैं तो हीट लेस नेगेटिव हो जाती है,
क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में मोर नेगेटिव हो जाती है। एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखते हैं बच्चों, ये लिखा है एनसीईआरटी की लैंग्वेज, द एल्कली मेटल हैलाइड आर हाई ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी एल्कली मेटल्स के हैलाइड हैं सबका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से, कलरलेस है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। फिर लिखा है दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट विद हेलोजन एसिड या हाइड्रोहेलिक एसिड। मतलब चाहे आपका NaOH हो, चाहे Na2O हो, चाहे और कोई चीज हो जैसे कार्बोनेट Na2CO3 हो, इसकी आप HCl से रिएक्शन कर देंगे तो गारंटेड ये रिएक्शन हो जाएगी और ये HX बन जाएगा। all of these halides have high negative enthalpy of formation, यानी जब भी ये बनते हैं तो हीट निकलती है। तो enthalpy of formation value of fluoride becomes less negative as we go down the group। ऊपर से नीचे जाते समय फ्लोराइड के लिए एंथैल्पी लेस नेगेटिव होती जाती है। मतलब Na के लिए अगर -20 जूल है तो पोटेशियम के लिए -10 हो जाएगी और नीचे जाएंगे -5 हो जाएगी। तो फ्लोराइड के लिए नीचे जाते समय कम हो जाएगी। ठीक है, लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। वाइल्स्ट WHILST वाइल्स्ट द रिवर्स इज ट्रू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। पूरा अंग्रेजी का टेस्ट लेता है आपका ये। ठीक है, इससे उल्टा ट्रू है, मतलब बाकी के लिए मोर नेगेटिव होगी। यानी अगर आप LiCl और उसके नीचे NaCl और फिर KCl की अगर बात करेंगे तो ऊपर वाले के लिए अगर -20 है तो नीचे वाले के लिए -30 फिर -40 होगी। तो बाकियों के लिए वो वैल्यू बढ़ती जाती है, फ्लोराइड के लिए वैल्यू कम होती जाती है। फॉर ए गिवन मेटल डेल्टा H has always become less negative from chlorine to iodine। मतलब अगर Na को फिक्स कर दिया, एक बारी F लिया, Cl लिया, Br लिया, I लिया, तो NaF में ज्यादा हीट निकलेगी और बाकियों में कम निकलेगी। तो इन्होंने जो 3 पॉइंट बताए मैं फिर लिख के बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया है कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और फ्लोरीन से रिएक्शन हो रही है F2 से, और ये फ्लोराइड बना है लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, ये फ्लोराइड बना है। और यहां एंथैल्पी की अगर हम बात करें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो ये कह रहे हैं लिथियम के फ्लोराइड के केस में जब आप फ्लोराइड की बात करेंगे तो इट बिकम्स लेस नेगेटिव। व्हाट इज लेस नेगेटिव? ये -100 है तो ये -80 हो गया, ये -70 हो गया, इसे हम कहते हैं लेस नेगेटिव। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर यही बात बेटा फ्लोरीन के अलावा किसी और के लिए की जाती, यानी क्लोरीन के लिए की जाती, तो लिथियम है, मैं दोबारा ना लिखूं तो समझ जाओगे, है ना। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, तो ये आ गया लिथियम क्लोराइड और ऐसे ही सोडियम क्लोराइड और ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड होता, और ये वाली वैल्यू सपोज पहले की तरह -100 होती तो ये -130 हो जाती और ये -160 हो जाती, यानी बिकम्स मोर नेगेटिव हो जाती। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये कह रहे थे कि मेटल सेम हो, Na हो, और ये एक बारी फ्लोरीन से रिएक्ट कर रहा हो, एक बारी क्लोरीन से, एक बारी NaF बना रहा हो, एक बारी NaCl, एक बारी NaBr और एक बारी NaI। और अगर सेंट्रल मेटल सेम है तो यहां सबसे ज्यादा हीट निकलेगी, यहां उससे कम, यहां उससे कम, यहां उससे कम। मतलब एक मैंने वैल्यूज कंपैरेटिव ली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन पे या कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं इवन इन IIT एडवांस आल्सो। तो आपके कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सही होगा। अब पता है क्या पॉइंट है, NCERT इज द बेसिक बुक फॉर इवन IIT एडवांस। तो क्वेश्चन IIT एडवांस में भी वही रट्टाफिकेशन क्या आएंगे जिनकी हिंट एटलीस्ट NCERT में हो। ठीक है, और जैसे इस साल कुछ टीचर्स ने किया है, आपके स्कूल्स में भी किया होगा, ये चैप्टर छोड़ दो, ये कोर्स से हटा दिया, वो हटा दिया है, लेकिन IIT ने या मेडिकल एंट्रेंस ने कुछ नहीं हटाया। इवन जो हमारा अभी लास्ट भी रमेश पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो लास्ट भी दिया है, उन्होंने कहा जो बच्चों को हटा दिया है और नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, हम चॉइस दे देंगे। लेकिन वो चॉइस नहीं है एक्चुअली, मतलब जो उन्होंने सिलेबस से हटा दिया है उसमें से वो क्वेश्चन उससे भी देंगे, बट वो चॉइस में होंगे। बट अगर कॉमन सेंस रखोगे तो वो चॉइस आपके लिए नहीं है, मतलब जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए चॉइस नहीं है।
जिन्होंने पूरा कोर्स सिलेबस पढ़ा है उनके लिए चॉइस है। ठीक है, क्या कह रहा हूं एक बार फिर ध्यान से सुनना। सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपका मैं एक टेस्ट ले रहा हूं, लैंग्वेज का टेस्ट, सपोज इंग्लिश का टेस्ट ले लैंग्वेज का, उसमें मैं कह रहा हूं 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके फ्रेंच के आएंगे, और आपको 125 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। 25 क्वेश्चन की चॉइस है, तुम्हारी इच्छा है, 25 क्वेश्चन की चॉइस है, तुम 25 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो अब ये बताओ, जिसको फ्रेंच आती ही नहीं है, क्या उसके लिए चॉइस है? उसके लिए क्या चॉइस है? ध्यान से समझो, उसके लिए चॉइस नहीं है। क्यों नहीं है? 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, 100 क्वेश्चन ही तुम्हें मिले हैं, तो तुम्हारे लिए खास चॉइस। लेकिन अगर तुम्हारे फ्रेंच भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो तुम्हारे लिए चॉइस बनी, तो तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं है, तुम्हें दोनों चीजें आती हैं, तो तुम चॉइस का फायदा उठा सकते हो कि कुछ इधर से अटेम्प्ट कर लिए, कुछ इधर से, इधर के टफ वाले छोड़ दिए, इधर के टफ वाले, तो फायदा दोनों की तरफ होगा। ऐसे ही इस साल इन्होंने कुछ सिलेबस हटा दिया है, और जो सिलेबस हटा दिया है, कई बच्चों ने उसे पढ़ा ही नहीं, कई स्कूल के टीचर्स ने भी नहीं पढ़ाया, और उसे एकदम फ्रेंच बना दिया हमारे यहाँ के बच्चों के लिए, और खाली जो पढ़ाया और कह दिया तुम्हें एग्जाम में उतने में मिलेगा, तुम उतने में करना। अबे अगर हम इतने ही बड़े काबिल होते, नहीं है, मतलब हमारे को इतनी अपनी काबिलियत पे भरोसा होता कि हम आईआईटी एडवांस में जितने क्वेश्चन फेंकेगा हम सारे कैच कर लेंगे, तो बरेली में इससे पहले तुमने काहे नहीं फर्स्ट रैंक निकाली? मैं हम ही धरती पे अवतार हुए हैं, बरेली में हम ही अवतार हुए हैं, नहीं हमारे चेहरे पे कुछ लिखा है क्या? तुम ऐसे कह सकते हो। तो अब पॉइंट क्या है, आपको समझना क्या है, जैसे मैंने आपके लिए सिलेबस में शायद ही किसी चैप्टर में कहा हो कि ये वाली चीज इस साल के सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल मत पढ़ो, एक आध पॉइंट को छोड़ दो, अदरवाइज जनरली नहीं कहा। और जितना लास्ट ईयर का मेरा पिछला एक्सपीरियंस है, कई बार एकदम क्वेश्चन देखते हुए, आईआईटी का एडवांस क्वेश्चन देखते हुए मुझे लगता है अरे यार ये क्या बकवास पूछ लिया, ये कहां तक बच्चा याद करेगा। और फिर जब हम बुक्स को खोल के दोबारा देखते हैं तो समझते हैं उन्होंने जो भी कुछ पूछा होता है वो ऐसी चीजों में से पूछा होता है, वो घुमा फिरा के ऐसे छुपा के लिखा हुआ है यहाँ पे, और इसी का वो क्वेश्चन फ्रेम करके रख देते हैं। और फिर कोई क्रॉस क्वेश्चन करके ये नहीं कह सकता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये इतना ब्रॉड हम कहां तक याद करें, क्यों कहेंगे हमने खाली हेलाइड में एक ही पैराग्राफ दे रखा उसी में, और इस एक पैराग्राफ में इन्होंने जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, इट इज बेसिकली वेरी, मतलब ये डीप है, इसी को याद करना है। आप ये समझो अगर एनसीईआरटी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, कई बच्चों में नहीं भी होगी, तो नेट से आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, और एटलीस्ट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। हाँ बेटा, एबीसी इज वेरी गुड, बट वही है ना, कभी कोई चीज बहुत ज्यादा वास्ट हो जाती है तो पकड़ना मुश्किल हो जाता है, समझना मुश्किल हो जाता है, क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं। लेकिन एनसीईआरटी की इनऑर्गेनिक बेस्ट कह लें, बेस्ट हम इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसके बाहर कभी इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आया नहीं है, मतलब आईआईटी एडवांस तक में इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आया है, और बहुत सिस्टमाइज ये कहें छुपा छुपा के दिया, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। जैसे इन्होंने यहाँ एक लाइन ये दी है, अब जरा ध्यान से देखना जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हेलाइड में इन्होंने पहली लाइन दी है, एल्कली मेटल हेलाइड ऑल आर हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसमें इन्होंने लिख दिया है कि सारे सॉलिड हैं, अब ये याद करना है, सारे के सारे सॉलिड हैं, तो एग्जाम में वो क्वेश्चन बना के दे देगा, 4-5 चीजों के नाम दे देगा, इसमें से सॉलिड कौन है, और NaF या KF या LiF, क्योंकि ये तो सारे ही सॉलिड हैं, तो ये यहां से क्वेश्चन फ्रेम होगा। या दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट विद हेलोजन हेलिक एसिड। तो अब इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, तो वो यहाँ तो पूरे पूरे शब्द लिखे हैं, वहां आपको इक्वेशन बना के दे देगा। कैसे इक्वेशन दे देगा, NaOH दे दिया, या कोई और नाम दे दिया, Na2CO3 दे दिया, और या Na2O प्लस HF दे दिया। तो अगर एग्जामिनर ऐसे लिख के आपको देगा तो हो सकता है कई बच्चे ना करें या उन्हें समझ ना आए क्या बनाए, तो वो कह रहा है इन सब से ये बनता है। चलो यहां तक तो फिर भी समझ में आ रहा है, कर लेंगे हम। दिक्कत शुरू होगी यहां, इसके अगले वाली पॉइंट जो है वहां से दिक्कत है। ऑल दीज हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब में हीट निकलती है। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर फ्लोराइड becomes less negative on moving down the group, while reverse is true for chloride. फ्लोराइड के लिए लेस नेगेटिव है, रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड है, और
अगर सेंट्रल एलिमेंट सेम है, मेटल एल्कली मेटल सेम है, तो फ्लोराइड से लेकर आयोडाइड तक लेस नेगेटिव होती है। जैसा मैंने अभी आपको इन 3 में बताया था। ये 3 मैंने आपको जो बताए थे ना, दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस वन, अगर आपको याद आ गया, ये मैंने जो दिखाया है, ये दिखाया है लेस नेगेटिव हो रहा है कब, फ्लोराइड में, मोर नेगेटिव हो रहा है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में, और फ्लोराइड से लेके आयोडाइड तक जब सेंट्रल एलिमेंट सेम होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब बच्चों बताओ, अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सबको? वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगला पढ़ना है, इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। एक लाइन इन्होंने ये दे रखी है, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, और इनका ट्रेंड है फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। मेल्टिंग पॉइंट फ्लोराइड के लिए ज्यादा है और आयोडाइड के लिए कम है। दीज हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन LiF कम सॉल्युबल है। अब मैं कंसेप्ट समझा चुका हूं, LiF क्यों कम सॉल्युबल है, बताओ। अच्छा, क्या लिखा होगा यहाँ, LiF कम सॉल्युबल क्यों है? तो अगर दिमाग चल गया हो, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है और लैटिस एनर्जी ज्यादा है। हाँ, ये देखो यहां आया, ये सब सॉल्युबल है। द लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर इज ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी, वेयर एज लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI की सॉल्युबिलिटी क्यों कम है? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसके लिए आपको 2 ही वर्ड कहने हैं, या तो कहो लैटिस एनर्जी ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी कम है। लिथियम वाले में लैटिस एनर्जी ज्यादा है, सीजियम वाले में हाइड्रेशन एनर्जी कम। वेरी गुड वेदई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब हमने ये कहा लिथियम क्लोराइड और हमने कहा सीजियम आयोडाइड, दोनों ही लेस सॉल्युबल है, लेकिन इसमें हम कहते हैं क्योंकि छोटे आयंस हैं तो इनकी हाइड्रेशन भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रेशन की जगह हम ज्यादा कोसते हैं लैटिस को कि लैटिस बहुत ज्यादा है। फिर हम कहते हैं तो बड़े हैं, बड़े की तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, तो हम ये कहते हैं भैया बॉन्ड एनर्जी तो कम है, लैटिस एनर्जी कम है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी उससे भी कम है, तो यहाँ हम इसे कोसते हैं, यहाँ हम इसे कोसते हैं, ये याद रखना। बट दोनों में ही अल्टीमेटली रिलेशन यही। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग है बेटा इस ग्रुप के कार्बोनेट्स के बारे में, या ऑक्सो सॉल्ट जो है। ठीक है, ऑक्सो सॉल्ट, पहला है कार्बोनेट। फर्स्ट के ग्रुप के कार्बोनेट्स का जनरल फॉर्मूला है M2CO3। फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स का जनरल फॉर्मूला M2CO3, जैसे Na2CO3। अब इसमें जो आपके सबसे ज्यादा पॉइंट पूछा जाता है वो है कौन सा कार्बोनेट स्टेबल है और कौन सा कम स्टेबल है। बताओ बच्चों, लिथियम कार्बोनेट और नीचे बढ़ते जाएं सोडियम पोटेशियम एंड लास्ट सीजियम कार्बोनेट, विच इज मोर स्टेबल विच इज लेस? तो इसका आंसर है बच्चों, इसका आंसर है सीजियम कार्बोनेट इज मोस्ट स्टेबल और लिथियम कार्बोनेट इज लीस्ट। आज की पढ़ाई शुरू करते समय हमने पहला पॉइंट कहा था, बार बार जरूरत पड़ेगी, बिगर एनाइन कार्बोनेट एक बड़ा एनाइन है, स्टेबलाइज बाय बिगर कैटाइन। तो ये बड़ा एनाइन और बड़े कैटाइन वाला स्टेबल है, ये बड़ा एनाइन और छोटा कैटाइन है लेस स्टेबल है। एक्चुअली लिथियम का साइज है बहुत छोटा, जब साइज छोटा है तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो ये कार्बोनेट आयन को पोलराइज कर लेता है बच्चों, यानी इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है, और जब ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये वाला बॉन्ड स्टेबल बन जाता है और ये टूट जाता है। तो लिथियम कार्बोनेट हीट करने पर टूट जाता है लिथियम के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। थोड़ा बहुत सोडियम कार्बोनेट भी टूटता है, लेकिन बाकी कार्बोनेट हीट करने पे नहीं टूटते। मतलब पोटेशियम कार्बोनेट को कहा कि बताओ हीट करने पे क्या बनेगा, उत्तर होगा कुछ ना बनेगा। पोटेशियम कार्बोनेट वो है मर जाएंगे लेकिन पैसा नहीं खर्च करेंगे, ये वो है। ये लिथियम कार्बोनेट वो है, बोले पैसा कितना खर्च हो जाए जानी जानी चाहिए, ये फ्यूज हो गए, खत्म हो गए, लेकिन डिसोशिएट नहीं हुए। इज इट क्लियर? तो पोटेशियम कार्बोनेट हीट करने पे नहीं टूटेगा, जबकि लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है। नाउ अगेन स्टार्टिंग से, कार्बोनेट, पहला पॉइंट, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला क्या है? M2CO3। बेसिकली ये कार्बोनेट एक सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए पानी में सॉल्युबल है।
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपने पढ़ा है, छोड़ दीजिए इस पॉइंट को अभी। इन कार्बोनेट की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ये कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल है या कम? तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स, क्योंकि एक बिगर एनाइन है, इट डिपेंड्स ऑन बिगर कैटाइन। अगर बिगर कैटाइन मिलेगा तो स्टेबल है, स्मॉलर मिलेगा तो कम स्टेबल। टॉप से बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, कैटाइन बढ़ता है, कैटाइन बढ़ता है और एनाइन बड़ा है ही, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसलिए लिथियम कार्बोनेट लेस स्टेबल है और नीचे जाते समय कार्बोनेट की स्टेबिलिटी। बोलो क्लियर है? क्लियर? कार्बोनेट के बारे में कोई दिक्कत? लिथियम इस ग्रुप में मैच नहीं करता। कैसे? लिथियम का जो कार्बोनेट है वो हीट करते ही टूट जाता है। किसकी तरह? आपको याद है ना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हीट करते हैं CaO और CO2 में टूटता है। ऐसे लिथियम कार्बोनेट हीट करने पे टूट जाता है, जबकि बाकी इस ग्रुप के कार्बोनेट हीट करने पे नहीं टूटते, स्टेबल टू हीट है। आपको याद होगा इस ग्रुप में बाइकार्बोनेट भी हैं और फर्स्ट ग्रुप के बाइकार्बोनेट एक्वा सोल्यूशन में भी मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, दोनों में मिलते हैं। मतलब एक्वा सोल्यूशन के भी बाइकार्बोनेट है, उसका पाउडर भी मिल जाएगा, NaCO3 पाउडर में भी मिल जाएगा। पूरी केमिस्ट्री में बाकी कोई बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलता, और जो काम पूरी केमिस्ट्री करेगी वही लिथियम करेगा, क्योंकि वो अपने ग्रुप की तो मानेगा नहीं। तो लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है वो सिर्फ सोल्यूशन में मिलता है, जबकि बाकी सारे बाइकार्बोनेट इसके सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं। तो कार्बोनेट के बाद आएगा वर्ड बाइकार्बोनेट। लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है ओनली इन एक्वस सोल्यूशन है। लिथियम का बाइकार्बोनेट बेटा खाली एक्वस सोल्यूशन में है, बाकी सबके बाइकार्बोनेट मतलब बाकी इस ग्रुप में सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, इस ग्रुप के बाइकार्बोनेट सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? तो इस ग्रुप के कार्बोनेट में एक तो स्टेबिलिटी का पॉइंट आएगा, ऐसे ही बाइकार्बोनेट में स्टेबिलिटी का पॉइंट आएगा। लिथियम का कम स्टेबल, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी बड़ा एनाइन है, तो लिथियम का बाइकार्बोनेट कम स्टेबल, नीचे के ज्यादा स्टेबल। लिथियम का बाइकार्बोनेट सिर्फ सोल्यूशन में, बाकी के सॉलिड में भी और सोल्यूशन में भी। कार्बोनेट क्लियर? ऐसे ही एक और शॉर्ट हेडिंग है बच्चों, नाइट्रेट। फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट, जैसे सोडियम नाइट्रेट है, इसे आप हीट करो तो फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट टूटते हैं नाइट्राइट में और गैस निकलती है ऑक्सीजन। फर्स्ट ए ग्रुप के नाइट्रेट काहे में टूटते हैं? नाइट्राइट में, और गैस निकलती है ऑक्सीजन। लेकिन आप समझ गए होंगे, लेकिन किस कल्प्रिट के लिए बोला जा रहा है? लिथियम। लिथियम जनाब जो है ये बिल्कुल वैसे टूटते हैं जैसे मैग्नीशियम, जिंक या कैल्शियम का नाइट्रेट टूटता है। ये हीट करने पे ऑक्साइड बनाता है, ब्राउन कलर NO2 गैस बनाता है और O2 गैस बनाता है। बैलेंस नहीं है, बट ये एक ब्राउन कलर NO2 गैस छोड़ता है। तो लिथियम का नाइट्रेट हीट करने पे NO2 गैस छोड़ता है, बाकी कोई भी नाइट्रेट फर्स्ट ग्रुप का NO2 गैस नहीं छोड़ता, फर्स्ट ग्रुप का। क्लियर है? तो यहां तक हुआ आपके ऑक्सो सॉल्ट के बारे में। अब ये वाली हेडिंग आप कल पढ़ के रखेंगे। दिस हेडिंग बेटा, यहां एक हेडिंग एनसीईआरटी ने ये दे रखी है, दैट इज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, और इसमें करीब 7-8 पॉइंट इन्होंने दिए हैं, बाकी तुम्हें मालूम है इसके 10-12 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो ये आप एनसीईआरटी से पढ़ के रखिएगा, या मैं आपको कल फिर बताऊंगा कि लिथियम जो है एल्कली मेटल से मैच क्यों नहीं करता। पहला, ये बहुत हार्ड है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लिथियम बाकी ग्रुप के मुकाबले बहुत कम रिएक्टिव है। एयर से जब ऑक्सीजन करते हैं तो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, बाकी पर लग जाते हैं। ये लेकिन नाइट्राइड बना लेता है। ये डेलिक्विसेंट या हाइड्रोस्कोपिक है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, बाकी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते। लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, जबकि बाकी सबके हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बाइकार्बोनेट सॉलिड में होते हैं। लिथियम जो एल्काइंस होती हैं उनसे रिएक्ट नहीं कर रहा, बाकी सब रिएक्ट करते हैं। लिथियम एयर में, ये तो हमने पढ़ ही लिया, सिर्फ ऑक्साइड देता है। और सॉरी, लिथियम का नाइट्रेट जब हीट करते हैं तो ब्राउन कलर NO2 देते हैं, जबकि सोडियम नाइट्रेट नाइट्राइट में टूटते हैं। लिथियम के फ्लोराइड और ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि बाकी सबके घुल जाते हैं। तो लिथियम इस ग्रुप में मैच ज्यादा नहीं करता है, कारण लिथियम का साइज छोटा है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है इसलिए। और बाकी सब क्यों? बाकी सब में क्या आ जाएगा, आपको याद आ जाना चाहिए। लिथियम मैग्नीशियम से मैच करता है क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है, चार्ज अपॉन रेडियस सेम है इसलिए। तो लिथियम की प्रॉपर्टी बेटा किससे मैच करती हुई हमें दिखानी है? मैग्नीशियम। चलिए
आज के लिए भी इतना ही रख रहे हैं। और अब इस चैप्टर में थोड़ा आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, दैट इज अब आपको इसको यहां तक मेन फिजिकल और केमिकल हो गया। अब इसके बाद जो है वो इसके थोड़े से कंपाउंड हैं, तो दैट इज सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, 2 या 4 कंपाउंड है, वो आपको करने हैं। चलिए नेक्स्ट टर्न पे एक्सप्लेन करते हैं। कल मॉर्निंग में बैच है आपका, मॉर्निंग 10 o'clock, ओके, 10 to 12 ऑर्गेनिक का बैच होगा। और कोई डाउट जल्दी बोलो। हैव ए नाइस टाइम, बाय। Thank you, sir. वेलकम।